बुलाई बड़ी मीटिंग, सीएम ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। इमरजेंसी की बरसी पर बीजेपी का हमला, केपी मालिक के कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इंदिरा ने सत्ता के लिए लोकतंत्र का घोटा गला। पीलीभीत को बिजली विभाग की पोल खोलना पड़ा महंगा, दिव्यांग पत्रकार पर झूठा मुकदमा दर्ज, पत्रकार संगठन का विरोध प्रदर्शन। बरेली में मुहर्रम पर मौलाना रजवी का अपील, कहा शांति से मनाएं त्योहार। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था, सौहार्दपूर्ण वातावरण और जन सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए देर शाम शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्तों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामिल रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी आयोजन श्रद्धा, सुरक्षा और सामंजस्य के साथ होना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ अपना काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को संयोजन और सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा में अनुशासन, सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के विशेष जोर देते हुए डीजे और ढोल की आवाज सीमित रखने के लिए भी निर्देश दिया। अमरोहा जिले के गजरौला स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में अमरोहा जनपद के प्रभारी मंत्री केपी मलिक, अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर और धनौरा विधायक राजीव तरारा ने संयुक्त रूप से इमरजेंसी दिवस को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश पर इमरजेंसी थोप दी गई थी, जो लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरजेंसी के दौरान संविधान को ताक पर रखकर जनता की आवाज दबाई गई और तानाशाही रवैया अपनाया गया। प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करने वाली कांग्रेस आज भी उसी सोच पर चल रही है। बीजेपी नेताओं ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। धनौरा विधानसभा के गजरौला में जो आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, काला दिवस मनाने का कार्यक्रम था। यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार द्वारा और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया और एक इस तरह का कुकृत्य करने का काम किया, जिससे कि इस सम्मानित देश की जनता को वो काला समय देखना पड़ा। लोगों अपने घरों से बेघर कर दिए गए, उनकी प्रॉपर्टियां, उनकी संपत्तियां हड़प ली गई और केवल कुर्सी के लालच में बाबा साहब के बनाए संविधान को जो खंडित करने का काम किया गया, इसकी मैं निंदा करता हूं। और आज कांग्रेस पार्टी जो हितैषी बनने का काम कर रही है कि संविधान को लेकर कि संविधान बचाओ, आरक्षण, इन सबको लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये केवल खोखली राजनीति कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी और कुछ ही लोगों को छोड़कर आमजन काला दिवस मनाने का काम कर रहा है। उसकी वजह यह है कि जो लोग खुद संविधान को बिगाड़ने का और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार पर लगाने का काम करते थे, वो खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में दिव्यांग पत्रकार अतुल कुमार पर झूठा मुकदमा दर्ज करने जाने को लेकर पत्रकारों में आक्रोश है। बताया गया कि अतुल ने बिजली व्यवस्था की खराबी को लेकर सोशल मीडिया पर खबर डाली थी, जिससे नाराज संत कुमार वर्मा ने उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर करवा दी। पत्रकार संगठन एपिजा के नेतृत्व में सोमवार को थाने का घेराव कर विरोध जताया गया। पत्रकारों ने मांग की कि अतुल पर दर्ज झूठा मुकदमा वापस लिया जाए और दोषी विद्युत कर्मियों पर कार्रवाई हो, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। अतुल कुमार नाम है मेरा, मैं पत्रकार हूँ और ग्राम कोगली में रहता हूँ। मैंने 2 तारीख को अपने क्षेत्र में बिजली ना आने को 2 जून को एक ट्वीट लगाया था कि हमारे यहाँ बिजली व्यवस्था ठीक नहीं रहती है, आए दिन फाल्ट होते हैं, कटौती होती है, 8 से 10 घंटे ही लाइट मिलती है। वो ट्वीट मैंने लगाया, जिससे जय साहब नाराज हो गए और वो 20 तारीख को लगभग 1:30 बजे के आसपास दोपहर में हमारे गाँव में आए और 4-5 लोग और अपने साथ में लेके आए। किसी के पास आई कार्ड नहीं था, कोई पहचान पत्र नहीं था, किसी के घर में घुसने का कोई अनुमति पत्र नहीं था
इसके बावजूद भी जैसे ही गांव में आए, आनन फानन में उन्होंने हर खंबे से लगभग 80% कनेक्शन काट दिए। जो भी गांव वाला उनसे कहता था कि क्यों कनेक्शन काट रहे हैं बताइए आप, तो किसी की कोई बात नहीं सुनते थे, अभद्र भाषा में बात करते थे और लगातार कनेक्शन काट रहे थे। उन लोगों के भी कनेक्शन काटे जिनके मात्र 700-800 रुपए बकाया थे, और कुछ लोग ऐसे जिनके 1,80,000 50,000 रुपया बकाया है, उनके नहीं काटे, क्योंकि उनसे उनको पैसा पहुंचता है। महीने 2 महीने में 1,000-2,000 रुपए ले जाते हैं उनके लड़के, इसलिए उनके कनेक्शन नहीं काटे गए। बिल काटी थी 20 से फिर क्यों काटी थी? बकाया पे कितना बकाया है? 11,000। आपने जमा नहीं किया? नहीं, अभी तो किया था पिछले साल, बढ़ गए, क्या करें, मीटर में दिक्कत है क्या। हाँ फिर जी साहब आए, पे बिल काट दी, पे बिल काट दी थी जी साहब। यही साहब आए थे, मैंने कहा मेरा 600 है, मेरा मत काटो। हाँ, उन्होंने लिया, जो कमरे चढ़ गए, तिथि चढ़ाया और काट दिए। आपका कितना बकाया है? 600 कुछ रुपए है, कुछ नहीं। खबर बरेली से है, जहां मुहर्रम त्योहार की तैयारियों के संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दिनों में ताजिए और अलम छोटे बनाएं ताकि आसानी के साथ रास्तों से गुजर सके और रास्ते में बिजली के तार, खंभे और पेड़ों के हटाने की जरूरत न आए। साथ ही पुराने परंपरागत रास्ते से भी ताजिए लेकर जाएं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि विवाद से बचेंगे और शांतिपूर्वक त्योहार संपन्न होगा। इसके अलावा मौलाना ने ये भी अपील की कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। का त्योहार आने वाला है और उसकी तैयारियां, उसके इंतजामात लोगों ने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा, वो लोग जो ताज़िया बनाते हैं, अलम बनाते हैं, वो लोग इस बात का एहतियात रखें और ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि ताज़िए बहुत ज़्यादा ऊंचे ना हों और अलम बहुत ज़्यादा ऊंचे ना हों। उसकी वजह से बाज़ इलाक़ों में और देखा गया है कि गुज़श्ता सालों में कई बड़े झगड़े हुए, बहुत विवाद खड़ा हुआ और ताज़िएदारी में लोग कंपटीशन करते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। किसी ने 10 फुट का ताज़िया बनाया है तो वो दूसरा कहता है कि मैं 12 फुट का बनाऊंगा। ये कंपटीशन ठीक नहीं है। ऐसा ही अलम में भी है कि इतने ऊंचे अलम और इतने ऊंचे ताज़िए बनाते हैं कि रास्ता में बिजली के तार हैं, खंबे हैं और पेड़ हैं, इन तमाम जगह पे परेशानी हो जाती है। मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के किशनी क्षेत्र में पूर्व सैनिक शिवनंद सिंह की वैनामा की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने जमीन जोतने गए किसान को वहां से भगा दिया और फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ितों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने एसपी मैनपुरी से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। मामला सर ये है, मैंने प्रमोद कुमार को, पद्मपुर निवासी, पुत्र नेत्रपाल सिंह, इनको मैंने अपनी जमीन जो है, पैतृक जमीन थी जो, इनको मैंने वो जो है यानी कट्टा दी है किराए पे। कितने पे? वो दी है 1,20,000 रुपए। ठीक है। और उसके बाद वो जो विपक्षीगढ़ जो है हमारे, वो इनको खेती नहीं करने दे रहे। कई बार जो है, ये मार्च में मैंने दी थी, मार्च में, हाँ, अब तक ये फसल नहीं लगाने दे रहे। खेती क्यों नहीं करनी है? वो यानी सराफी ज्वारी है ना, सराफी ज्वारी है, चरती आपकी निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति है, नहीं करने दे रहे हैं। मामला सर ये है कि हमने सनंदन सनाब निगराम, इन्होंने हमें जमीन दी करता है। कितने बीघा? 23.5 बीघा। कितने हजार रुपए? 1,20,000। हाँ, तो वहाँ हम खेत में पौधे डालने गए तो पानी कर रहे थे। उसी टाइम आदेश की पत्नी और उनकी माँ और उनकी बहन वहाँ पर आई। आदेश की पत्नी आरती देवी हम पर हमला किया। वहां से हम भाग के और अपने गांव चले आए। तो उसके बाद हमें पता लगा कि तुम्हें, अच्छा, हमला क्यों किया था आपके ऊपर? ये कह रही है कि उनकी जमीन हम आपको नहीं करने देंगे। मामला इमरजेंसी की 85वीं वर्षगांठ पर कासगंज के लोकतंत्र सेनानियों ने 1975 की घटनाओं को याद किया। सहावा निवासी डॉक्टर इस्लाम अहमद फारूकी ने बताया कि किस तरह से उन्हें भाषण देते हुए गिरफ्तार कर 6 माह की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय लोकतंत्र पूरी तरह से कुचल दिया गया था। और वहीं दूसरी ओर हाजी हजूर हसन ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान जरूरी है, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। वर्तमान में कासगंज में ऐसे 14 सेनानी जीवित हैं जो आपातकाल का दंश झेल चुके हैं। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज से इस देश के राजनीतिक इतिहास में 50 वर्ष पूर्व
26 जून 1975 में इस देश की बिगड़े तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनता के सारे मौलिक अधिकार छीनकर आपातकाल लगा दिया था, जिसमें पुलिस राज हो गया था। पुलिस ने वो अत्याचार किए थे कि उनको याद करके रूह कांप जाती है। कुछ हमारे समाज से भी कांग्रेस विरोधी जेल में बंद थे। उनकी मिलाई करने के लिए बच्चे जेल में उनके साथियों को टोकरियां भर भर कर आम ले जा रहे थे। पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके आम छीन के खाए और उनको भी जेल में बंद कर दिया। ये वो काला कानून लगाया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। उसके लिए हम लोग सत्याग्रह करके, मैं भाषण दे रहा था अपनी दुकान में, बल्कि लोगों को समझा रहा था कि ये कानून क्या होता है। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ था, राजनीति में काम करता था। मैं समझा रहा था भाइयों को कि ये कानून गलत है और आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुझे गिरफ्तार किया गया 7 जुलाई 1975 में और जेल में डाल दिया गया। वहाँ फिर मुकदमा चला हम लोगों पर। तो जो मजिस्ट्रेट थे, कोई पुलिस में गवाह में कोई भी शब्द कहते थे, कुछ शब्द कहते थे, लेकिन मजिस्ट्रेट उस समय के, न्यायाधीश उस समय के तुरंत हम जैसे लोगों की सजा बोला करते थे। फर्रुखाबाद में आपातकाल दिवस पर जिले के प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। जो भी इसे कमजोर करने का प्रयास करेगा, देश उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रभारी मंत्री ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी, जब जाकर लोकतंत्र और संविधान की पुनर्स्थापना हुई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वही कांग्रेस संविधान की दुहाई दे रहा है जिसकी नेता इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को कुचला था। इस कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद फर्रुखाबाद के समाज सेवी डॉक्टर ने भी तमाम तरह की बातें कही। आपको बता दें कि डॉक्टर रजनीश शरीन, सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह समेत तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन ठीक 50 साल पहले अब कांग्रेस शासन में तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने अपना चुनाव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के फलस्वरूप अपने को लगातार अपनी सरकार को कायम रखने के लिए, स्वयं को लगातार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रखने के लिए देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ठप करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने का काम किया। और ऐसा आपातकाल लगा इसमें सभी संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार। हरदोई में जिला महिला अस्पताल के महिला वार्ड से नवजात चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां नवजात बालक अपनी नानी के पास सोया हुआ था और महिला किसी काम से गई थी। इसी बीच बच्चा चोरी हो गया। बच्चा चोरी होने के कारण परिजनों में रोष है। सूचना मिलने पर जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। शहर कोतवाल सीओ समेत सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि और जिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखे जा रहे और नवजात बालक की बरामदगी के लिए टीमों को लगा दिया गया है। शीघ्र ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था भी है और जिस तरह से बच्चा चोरी हुआ वो हैरान कर देने वाली बात है। थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई, एक बच्चा जिला अस्पताल से मिसिंग है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया, जांच की गई तो यह तथ्य आया कि एक व्यक्ति जिनका नाम शिवाकांत दीक्षित है, रहने वाले ग्राम बिलहरी, थाना रियावा के हैं, इनकी पत्नी को दिनांक 19 जून को एक बच्चा पैदा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि आज सुबह लगभग 3 से 4 के बीच में एक अज्ञात महिला द्वारा इनके बच्चे को लेकर चली गई है। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, टीमों को भी लगाया गया है। जल्द ही इसका नाम थाना कोतवाली शहर पर बड़े ऑपरेशन से हुआ था और उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद में उसके डॉक्टर को दिखवाए तो वहाँ पानी हल्का निकला हुआ था, तो उसके बाद रूम उन्होंने चेंज कर दिया, दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद में रात तक हम जगते रहे रात में। उसके बाद वही 2 बजे मेरी आंख लग गई
3 बजे उठे तो वहाँ बच्चा नहीं था। अच्छा बड़े अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली में आगामी मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी अभिनव कनौजिया ने सभी से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया त्यौहार के दौरान कोई आपत्तिजनक या भड़काऊ नारे न लगाए जाएं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर उन्नाव से है, जहां शहर के हिरन नगर मोहल्ला निवासी एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे कानपुर अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें, मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके पिता के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इनकी वाइफ जो है ना, ये मान के शादी के साल 2 साल पहले ही थे जो है ना परेशान करना चालू कर रही थी। यहाँ दो झगड़ा लड़ाई और उसके बाद ये मान के लिए 2.5 साल पहले यहाँ से छोड़ के चली गई। हमारे पापा मम्मी जाते थे तो वहाँ से आई नहीं। और जो इसके बाद मेरे भाई को परेशान करती थी कि जो है ना मैं आपके ऊपर केस कर दूँगी और आपको जो है ना जेल करवा दूँगी। इससे मेरा भाई डिप्रेशन में था और बहुत परेशान था। तो जो है ना आज उसने जो है ना आत्महत्या, उसने जो है ना सरपास की गोलियां खा के आत्महत्या कर ली। पीलीभीत के गांव चुर्रा सकतपुर में रहने वाले एक युवक ने बीसलपुर एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र में विकलांग युवक ने बताया कि सरकार द्वारा स्वीकृत आवास योजना के अंतर्गत उसे आवास आवंटित हुआ था, जिसका निर्माण कार्य शुरू करवाना चुका था, लेकिन गांव के ही एक दबंग युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जबरदस्ती उसका आवास निर्माण रुकवा दिया। राजवीर का आरोप है कि उक्त व्यक्तियों के न केवल उसे गंदी गालियां दी, बल्कि उससे 20,000 रुपए की मांग करते हुए धमकी दी कि जब तक वो रुपए नहीं देगा तब तक उसका आवास जो है वो नहीं बनने देंगे। पीड़ित ने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साहब हमारे दबंग लोग कमरा नहीं बनने देते साहब, 1 महीना हो गया पैसा है, पैसा नहीं बनने देते, कमरा नहीं बनने देते साहब। और ये हमारे बच्चे हैं साहब, अब बताइए हमारे रहने की कहीं घर नहीं है, कहाँ रहे? कमरा कैसे भी आया, जिंदगी में हम बनवा नहीं पाएंगे साहब हमारा कमरा। कौन नहीं बनने दे रहा है? ये दबंग लोग हैं गांव के साहब। कौन नाम है किसी का? हाँ, झनकार सिंह है और अमनदीप साहब। हमारे दबंग लोग कमरा नहीं बनने देते साहब, 1 महीना हो गया पैसा है। खबर अमरोहा से है, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव रूपानगल में एक महिला की उस वक्त हमला कर दिया महिला पर जब वो उधारी और मेहनताने के पैसे मांगने एक युवक के घर गई थी। महिला का कहना है कि बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई और उसके बाद उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया। महिला के पति का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उनका ये भी कहना है कि पुलिस ना तो महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला जो हुआ, मैं रुपया मांगने गई अपनी मजदूरी पे, 15,000 दे गई तो कही मैंने तुम्हारे 13 रुपये मुझे क्या करते तो धर माँ बेटा ऐसे चिपक पड़े मुझसे 1,000 रुपया मांगने आई है तो 1,000 रुपया ही देंगे अभी। तो बड़ा ही बरसात लगा तो मेरे हाथ से लगा पे लाया और चक्कू निकाल लाया, मेरा हाथ में चक्कू मारा, माथे में रोड़ा लगा। पुलिस को तहरीर दे दी? पुलिस को तहरीर दे दी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लोगों ने सब लोग से रुपया खाया हमारा। मामला जो हुआ, मैं रुपया मांगने गई अपनी मजदूरी का मामला यह है कि मेरे घर वाले पे पैसे मांगने गई। पहले तो मैं गया, मैं तो उस टाइम पे दुकान पे चला गया, बाद में पीछे से आई पैसे लेने। उस दोनों माँ बेटों ने एक घर पे ही मार लिए। अब उसके बाद तहरीर लेने के थाने में तहरीर दे अंदर मुआयना करने के बाद 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई पुलिस को उठाया है ना कोई कार्रवाई करी जा रही। मारपीट का मामला यह है कि मिर्जापुर के गणेशगंज मोहल्ला निवासी एक युवक और उसकी बेटी ने अपने दामाद के खिलाफ एसपी से गुहार लगाई है। ससुर का आरोप है कि दामाद ने घर में अपने नाम दान में लिखवाने के लिए तमंचा मुंह में डालकर धमकी दी। वहीं साली ने दुष्कर्म की धमकी देने और पीछा करने का शिकायत की है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी 2 साल से जबरन उनके घर में रह रहा था और अक्सर मारपीट और बदसलूकी करता है। अब जान का खतरा महसूस होने पर उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हमारा लाइट चलने का व्यवसाय है, छोटा मोटा कारोबारी है, लेकिन ये महेंद्र गुप्ता जी तो हमारे दामाद लगते हैं, लेकिन ये 2 साल से हमको बहुत काफी हमारे घर ये उनके चाचा उनके माता पिता और भाई बहन सब उनको घर से बेदखल कर दिए हैं। इसलिए वो हमारे यहाँ रह रहे हैं
और हमारे बेटे को, हमारी औरत को और हमारी बड़ी बिटिया को, सबको अपने फेवर में ले लिए। जो मैं कहूंगा वही होगा और कुछ नहीं होगा। हमको भी करे जाओ साले तुम भी करो, मजदूरी करो, अपना खर्चा चलाओ, खाना पीना मेरा रोजी रोजगार सब बंद। गोली मारने की धमकी, जब देखो तब जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। ये घर का क्या मामला है? घर का घर कर दान, उसको दान पत्र लिखो। क्यों दान पत्र लिखे? हम जी रहे हैं तो दान पत्र क्यों लिखे? तुम कौन हो हमारे घर के मालिक हो? हमारे घर में 2 साल से रह रहा है, हमको और मेरे पापा को जान से मारने की धमकी दे रहा है। और कल बोल रहा था कि आप मकान जो है हम लोगों का वो दान करने के लिए बोल रहा है कि अगर आप दान नहीं करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। और बताइए, हमको मेरे पिताजी को घर से बाहर निकाल रहा है और ये भी वो 2 दिन से इनका खाना पीना बंद कर दिया है। बोल रहा है 6 महीने से हम तुम लोग का खर्चा उठा रहे हैं, और जो कि 2 महीने से हम खुद का खर्चा उठा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।